हेलो एवरीवन। ये तुम्हारी पहली शीट है 11 साइंस की, चैप्टर नंबर 1 की, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। इसमें आगे भी बहुत सारी शीट्स आएंगे एमसीक्यू बेस्ड। तो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में भी शीट भेजी है, तो पहले तुम लोग खुद ट्राई करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूरा कॉन्सेंट्रेट। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ डैश। बोला न्यूटन सेकंड नीचे में से किसका यूनिट है? ऑप्शन है वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, एनर्जी। तो बात है यहाँ पे न्यूटन और सेकंड। वैसे हमने पढ़ा है न्यूटन फोर्स का यूनिट है। फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का होता है न्यूटन। इंटू सेकंड भी है, इंटू सेकंड। तो एक सेकंड नीचे नीचे सेकंड स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा किलोग्राम, मीटर और सेकंड। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ये यूनिट किसका है? तो ये यूनिट मोमेंटम का है। मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो न्यूटन सेकंड है, ये मोमेंटम का यूनिट होगा। तो इसका मतलब कि मोमेंटम के दो यूनिट हो गए, एक तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी हो गया, और साथ में न्यूटन इंटू सेकंड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, मोमेंटम। पूरा ध्यान। आगे बढ़ते क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर इज डैश। तो पावर, तो हमने पावर जो है ना, पी, उसकी बेसिक फॉर्मूला पढ़ी है, इट्स वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। वर्क, अब यहाँ पे जितने ऑप्शन है जूल में है, तो हमें पता है वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का कितना होता है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड हुआ, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड तो हो गया, तो जल्दबाजी में हम बी टिक कर लेंगे। लेकिन अगर तुम सी ऑप्शन में देखो ना, तो लिखा है जूल पर सेकंड एंड वॉट बोथ। तो हमने पढ़ा है कि पावर का यूनिट जूल पर सेकंड तो होता ही है, लेकिन इसको हम लोग वॉट के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब इसका आंसर बी में एक्चुअल सी आएगा। मतलब पावर के दोनों यूनिट हैं, जूल पर सेकंड है और वॉट भी है। इसके अलावा ये यूनिट भी मैंने तुम्हें लिखवाया होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। तो पावर का याद रखना है, या तो जूल पर सेकंड, या वॉट, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो उसका ऑप्शन आएगा सी। पढ़ते हैं आगे। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा ध्यान, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इन एस इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, एस इज मेजर्ड इन मीटर्स। जो एस है वो यहाँ पे मीटर्स में मेजर होता है, मतलब डिस्टेंस है। एंड टी इन सेकेंड्स, द यूनिट ऑफ सी इज डैश। अब यहाँ पे फॉर्मूला दी हुई है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब जो भी फॉर्मूला दी होती है ना, वो प्रैक्टिकली वैलिड फॉर्मूला होती है। वैलिड का क्या मतलब है? कि जो यूनिट एस का होगा वही ए का होगा, या जो यूनिट एस का होगा वही बी इंटू टी का भी होगा, जो यूनिट एस का होगा वही यूनिट सी इंटू टी स्क्वायर का भी होगा। ये हमने पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं वैलिड इक्वेशन। में जो भी इक्वेशन दी होती है वो वैलिड होती है। वैलिड होने का मतलब इंडिविजुअल यूनिट, मतलब जो भी कंपोनेंट्स है उनका डायमेंशन क्या होता है? सेम। अब इसमें से हमको सिर्फ सी फाइंड करना है, तो हम सिर्फ थर्ड वाले पोर्शन पे, यानी इस वाले पोर्शन में ध्यान देंगे। अब एस, तो क्वेश्चन में दिया है एस इज मेजर्ड इन मीटर्स, इसका मतलब एस का यूनिट मीटर। सी का फाइंड करना है। टी जो है वो सेकंड दिया है, तो सेकंड का स्क्वायर, तो डिवाइड ले जाएंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सी का यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी ऑप्शन आएगा डी। क्योंकि सेकंड का स्क्वायर नीचे है ना, यानी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड रेज टू माइनस टू। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। अगर यहाँ पे बी का यूनिट फाइंड करने को बोला होता, तो हम इसमें से बी को सब्जेक्ट बनाते और इसमें से ए को। तो जो भी फाइंड करने को बोले तुम उस हिसाब से ए भी फाइंड कर सकते हैं। तो खुद ट्राई करना कि इसमें बी कितना आएगा और ए कितना आएगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे।
अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, पूरा ध्यान। क्या दिया, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। अ क्यूब हैज a न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। बोला क्यूब है जिसकी न्यूमेरिकली वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम है। अब सब तुमने क्यूब तो देखा ही होगा। क्यूब के पास 6 साइड्स होती हैं। उसका जो वॉल्यूम होता है ना, उसकी एक साइड जो भी है उसका क्यूब होता है। तो यहां पे दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ सच अ क्यूब इज डैश। तो मान लो क्यूब की एक साइड की लेंथ एल है, तो वॉल्यूम उसका लेंगे एल क्यूब। और उसकी जो सरफेस एरिया है ए, तो याद है ना क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। एक साइड बिहेव लाइक ए स्क्वायर, तो 6 साइड, तो ये होगा 6L²। और यहां बोला है कि वॉल्यूम और एरिया आपस में सेम है, तो वॉल्यूम की जगह लिखेंगे एल का क्यूब, एरिया की जगह लिखेंगे 6L²। तो ये एल स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो एल क्यूब और एल स्क्वायर करेंगे तो एल मिलेगा 6। एल मिल गया 6 हमको। हमें सिर्फ एल नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सी, V इज इक्वल टू एल का क्यूब। हमें एल तो मिल गया 6, उसका क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा 6 × 6 36, 36 हो जाएगा 216। तो जो ऑप्शन है वो आएगा ए, 216 यूनिट। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब, एरिया होता है 6L²। दोनों इक्वल है तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। इसमें से एल को सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे एल स्क्वायर नीचे जाएगा ना, तो एल क्यूब अपॉन एल स्क्वायर मिलके एल बन जाएगा। तो एल इज इक्वल हो जाएगा 6। वॉल्यूम की वापस फॉर्मूला लेंगे, एल की वैल्यू डाल देंगे। अगर यहाँ पूछा होता सरफेस एरिया कितना होगा, तो एरिया की फॉर्मूला लेते हैं 6L², तो वो भी आंसर 216 ही आता, क्योंकि यहाँ बोला है वॉल्यूम और एरिया क्या है, सेम। चलो बढ़ते हैं आगे। थोड़ा ध्यान, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देते हैं 5। Temperature can be expressed as derived quantity in terms of any of the following। भी टेम्परेचर को हम डिराइव क्वांटिटी कौन से टर्म में बताएंगे? तो हमने एसआई यूनिट्स में पढ़ा है, टेम्परेचर डिराइव्ड क्वांटिटी है ही नहीं, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब ना उसको लेंथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना मास में, ना टाइम में। तो आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कौन सा यूनिट है, फंडामेंटल, उसको हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, नन ऑफ दीज। करते हैं आगे। नंबर 6 पे कॉन्सेंट्रेट पूरा। 6 अभी जो किया उसके जैसा है क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन एज v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। If the velocity is in meter per second, the unit of a will be dash। एक इक्वेशन तुमको दी हुई है, क्या दी हुई है, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन में हमको फाइंड करना है a का यूनिट। तो मैंने बताया ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया हो ना, वो इक्वेशन कौन सा होता है, वैलिड इक्वेशन होता है। वैलिड का मतलब होता है इसमें v और a का यूनिट सेम होगा, v और dt का यूनिट सेम होगा, v और ct स्क्वायर का यूनिट सेम होगा। हमें सिर्फ a का फाइंड करना है, तो a का यूनिट कौन से इक्वल होगा, v के इक्वल। और v यहाँ पे कौन है, तो v दिया हुआ वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। अगर v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है तो a का आंसर भी क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन ए आएगा। अगर इसमें b फाइंड करना होगा तो हम बीच वाली इक्वेशन में b को सब्जेक्ट बनाएंगे, सी फाइंड करना होगा तो थर्ड वाले इक्वेशन में सी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब भी कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई तो उस इक्वेशन में तुम्हें क्या करना है, अलग अलग टर्म्स का यूनिट इक्वल कर देना है, और जिसको अननोन हो वो हम फाइंड कर लेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इवन जेई नीट में भी ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, तो एकदम इजीली जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाए। बढ़ते हैं आगे।
ये 6 क्वेश्चन था। अब 7। अब 7 तुम्हारे लिए थोड़ा नया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। इफ U1 and U2 are the units selected in two systems of measurement and N1 and N2 their numerical values, then dash। भाई अगर हम कोई भी एक क्वांटिटी फाइंड करते हैं अलग अलग यूनिट्स में, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, यूनिट्स के मेथड थे एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। तो अगर मान लो हम क्वांटिटी को U1 यानी कि सीजीएस में दिखाते हैं और U2 यानी एमकेएस में दिखाते हैं, और दोनों में वैल्यू अलग अलग है N1 और N2, तो बोला कौन सा सिस्टम होगा। तो मान लो एक कोई भी क्वांटिटी है, एनी क्वांटिटी ले लो। तो क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट। तो याद रखना क्वांटिटी अगर सेम है तो एन और यू का मल्टीप्लाई सेम होगा, मतलब हम लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, यानी आंसर आएगा N1U1 इज इक्वल टू N2U2, यानी ऑप्शन आएगा तुम्हारा ए। समझ आई बात। तो याद रखना एक ही क्वांटिटी अगर दो अलग अलग यूनिट में हो तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाएगा N1U1 इज इक्वल टू N2U2। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जैसे अपना फोर्स होता है ना, तो फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं किलोग्राम को ग्राम कर दूं तो वो कितना हो जाएगा 10⁻³ ग्राम। याद रखना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर कर दूं तो वो हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 को 10⁻² बोलते हैं। और सेकंड को समझो मैं सेकंड ही रखता हूं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ तो 5 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यहां पे कौन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, तो 1 लगा देते हैं, तो 1 माना जाएगा N1 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना जाएगा U1। 10⁻5 माना जाएगा N2 और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर माना जाएगा U2। तो फॉर्मूला क्या बन गई N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो किसी भी एक क्वांटिटी के दो अलग अलग यूनिट हो U1 U2, तो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगी N1U1 इज इक्वल टू N2। क्लियर, याद रहेगा इतना। तो ये जो हमने किया वो एक था एमकेएस और एक था सीजीएस। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर भी डाउट हो तो एक बार आप क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इलेक्ट्रिकल बेस्ड है। 1 kWh, 1 से के का मतलब यहाँ पे किलो होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है वॉट, वॉट पावर का यूनिट है, और एच का मतलब होता है आवर। तो 1 kWh कितना होता है, तो आंसर तुम्हें जूल में देना है। तो ये वैल्यू याद रख लेना, इसको हम 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 यूनिट या 1 kWh, वो वैल्यू फिक्स होती है 36 इंटू 10⁵ जूल। कितनी होती है 36 10⁵ जूल या 36 लाख जूल। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 यूनिट पे आता है। नॉर्मली हमारे घर में 1 यूनिट बिजली यानी कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करें ना, तो तकरीबन 7 रुपीज यूज होता है। और 1 यूनिट कितना होता है, तो 36 इंटू 10⁵ जूल। मतलब जब हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे 36 10⁵ जूल, तब हमारा माना जाएगा कि हमने 1 यूनिट यूज किया और उसके हमें 7 रुपए देने होंगे। और अगर समझो तुमने तुम्हारा घर का बिल 700 रुपए आया है, इसका मतलब तुमने 100 यूनिट यूज किए हैं।
इसका मतलब तुमने कितनी एनर्जी यूज की हुई है, एक यूनिट में होती है 36 × 10⁵ तुमने 100 यूनिट यूज किए हुए हैं, तो एनर्जी हो जाएगी 36 × 10⁷ तो ये याद रखना 1 किलोवाट आवर कितना होता है 36 × 10⁵ या इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं 3.6 × 10⁶ मतलब पॉइंट को मैंने लेफ्ट ले लिया ना, तो 10⁵ का 10⁶ हो जाए, दोनों सही। याद रहेगा 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है 36 × 10⁵ जूल। पढ़ते हैं आगे। नंबर 9, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब जैसे तुम्हें नॉर्मली एग्जाम्स में स्ट्रेस होता है, ये उसी टाइप का स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब एक टाइप का खिंचाव। स्ट्रेस हमेशा इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम प्रेशर भी बोलते हैं, यानी प्रेशर भी एक टाइप का स्ट्रेस होता है। याद रखना है स्ट्रेस का बेसिक मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। हमने पढ़ा है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का याद रखना क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन आएगा सी। तो स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आई बात, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। याद रहेगा ना स्ट्रेस मतलब वन टाइप ऑफ प्रेशर, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, पूरा ध्यान, ये भी न्यू है। यूनिट ऑफ इम्पल्स इज डैश। इम्पल्स, इम्पल्स का बेसिक मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या मतलब होता है इम्पल्स का, चेंज इन मोमेंटम, कि अगर मोमेंटम में कुछ चेंज होता है तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो ये है तो एक टाइप का मोमेंटम ही, और मोमेंटम की बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, इट्स मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वैसे ही इंपल्स का यूनिट भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इन ऑप्शन आएगा सी। और हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था मोमेंटम को न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है, शायद पहला ही क्वेश्चन था, न्यूटन इंटू सेकंड। तो इंपल्स का यूनिट भी न्यूटन सेकंड रहेगा। याद रखना इम्पल्स इज वन टाइप ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम, तो मोमेंटम का जो यूनिट होगा वही इम्पल्स का यूनिट भी होगा। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर पे कॉन्सेंट्रेट। डायमेंशन फॉर्मूला M1L2T - 3 रिप्रेजेंट डैश। डायमेंशन फॉर्मूला दी कौन सी, M1L2T - 3, मतलब देखा जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये यूनिट हमेशा पावर का रहा है, तो पावर का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, इन ऑप्शन आएगा बी। ये तुम्हें सब याद रखना है। क्लियर, ये मैंने तुम्हें लिखा अभी है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच पेयर हैज द सेम डायमेंशन। नीचे चार ऑप्शन दिए हुए, बोले कौन सी पेयर के डायमेंशन सेम है। तो पहला पेयर कौन है, वर्क और पावर। तो हमने पढ़ा है वर्क का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और पावर का किलोग्राम, सॉरी वर्क का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पावर का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होता है। इसका मतलब ये दोनों तो सेम नहीं है। फिर डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, तो याद रखना डेंसिटी का तो किलोग्राम पर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन जो रिलेटिव डेंसिटी है ना, रिलेटिव डेंसिटी दो अलग अलग डेंसिटी का रेशियो होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली क्या होती है, उसको हम बोलेंगे डायमेंशन लेस। में जो रिलेटिव डेंसिटी है वो डायमेंशन लेस है।
डेंसिटी का यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होता नहीं है। तो ये दोनों भी सेम नहीं हुए। सी कौन सा है? मोमेंटम एंड इंपल्स। तो ये हमने अभी देखा था कि इंपल्स और मोमेंटम सेम होते हैं, क्योंकि इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ये आंसर सही आएगा ना, ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। मोमेंटम और इंपल्स का यूनिट सेम है। एक बार चौथा भी देख लेते हैं, स्ट्रेस। मैंने बताया स्ट्रेस मतलब प्रेशर। क्या बताया था? स्ट्रेस मतलब प्रेशर। जो यूनिट प्रेशर का होगा वही स्ट्रेस का होगा। तो वो था किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, या उसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये प्रेशर का। लेकिन यहां लिखा है स्ट्रेन। स्ट्रेन हमेशा मतलब, ये स्ट्रेन तुम आगे चैप्टर में पढ़ोगे, सॉलिड वाले चैप्टर में। अभी इसका मतलब याद रखना, इस चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये चीज जो है वो डायमेंशन लेस हो जाती है। क्यों डायमेंशन लेस? ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो याद रखना, स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस। जैसे ऊपर था रिलेटिव डेंसिटी भी क्या थी? वो भी डायमेंशन लेस थी। वैसे स्ट्रेन भी क्या रहेगा? डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे किसके मतलब डी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? सी वाला, कि मोमेंट और इंपल्स के डायमेंशन क्या है? सी। जैसे अलग अलग क्वांटिटी के डायमेंशन आते हैं ना, वो भी याद रखते जाना। स्ट्रेन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, विच क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। तो तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सी डायमेंशन लेस है। जैसे स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशन लेस है। ऐसे आगे और भी क्वांटिटी आएंगे, मैं तुम्हें साथ साथ में बताता जाऊंगा, तो याद रखते जाना। बढ़ते हैं आगे नंबर 13 पे, पूरा ध्यान। डायमेंशन फॉर्मूला पर सिंबल कैपिटल एल देते हैं, उसकी बेसिक फॉर्मूला होती है मास वेलोसिटी इनटू रेडियस। यानी याद रखने के लिए फॉर्मूला MVR, मास वेलोसिटी और रेडियस। इसमें एम का मतलब मास है, मास मतलब किलोग्राम, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, और रेडियस, रेडियस मीटर होता है। तो ये बन जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये याद रखने के लिए रखेंगे, क्या रखेंगे? M1L2T-1। तो M1L2T-1 इन ऑप्शन मैच करेगा बी फॉर बॉम्बे। तो याद रखना, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर M1L2T-1। एंगुलर मोमेंटम जैसा एक और चीज आती है, प्लैंक्स कांस्टेंट। आगे एक क्वेश्चन में आएगा, अपन याद करवाऊंगा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का यूनिट सेम रहता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम का भी ये आया, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का भी ये आए। प्लैंक्स कांस्टेंट फोटोन की एनर्जी में आगे तुम्हें आएगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो सब याद रख लो। जैसे ना ऊपर 12 नंबर क्वेश्चन था, विच पेयर है सेम डायमेंशन। तो कभी कभी ये पेयर भी डाल देते हैं। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेम। तो इस हिसाब से याद रखते जाना। क्लियर? जैसे लीनियर मोमेंटम था ना, उसमें m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी है। एंगुलर मोमेंटम में मास वेलोसिटी के साथ रेडियस भी है। तो वो याद रख लेना। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो तो लेक्चर में डिस्कस कर लें। बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। वापस आ गया इम्पल्स। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि M1L1T-1, यानी 1 ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉम्बे। तो याद रखना, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। बढ़ते हैं आगे। 15 नंबर देखो आया, बोला आएगा द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। याद रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट को H बोलते हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? मैंने बताया तुमको, एंगुलर मोमेंटम। किसके इक्वल? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का क्या था? MVR। एम का मतलब मास यानी किलोग्राम, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, रेडियस यानी मीटर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी हो जाएगा M1
L2t-1, M1 L2t-1 ऑप्शन सी। याद रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम आर सेम। आगे बढ़ते हैं नंबर 16 की तरफ। अब ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, थोड़ा टफ भी है। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझना। द इक्वेशन ऑफ स्टेट of some gases can be expressed as P plus A by V square, V minus B is equal to RT. Here P is pressure, P pressure है, V is volume, T is temperature, absolute temperature, and A, B, R constant. The dimension of, हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करने किसकी, ओनली A के। A कहां पे है, ये रहा A। यहां पे दिया है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT, और बोला है सिर्फ A का डायमेंशन फाइंड करो। एग्जाम में कभी कभी सिर्फ A नहीं पूछते, A भी पूछते हैं, B भी पूछते हैं। दिखने में बहुत बड़ा सम लगा है, लेकिन बहुत है सिंपल। अगर हम इक्वेशन ऑफ वैलिडिटी के हिसाब से ध्यान दें, इक्वेशन वैलिड कब होती है, मतलब जब उनके बीच में प्लस हो ना तो उनके यूनिट सेम होते हैं, माइनस हो यूनिट सेम होते हैं, इक्वल हो यूनिट सेम होते हैं। इसका मतलब यहां देखो, पहले वाले ब्रैकेट में P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, मतलब P और ए अपॉन वी स्क्वायर के बीच में प्लस है। प्लस है मतलब इन दोनों के यूनिट्स कंपलसरी सेम होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हियर P और A अपॉन वी स्क्वायर के यूनिट क्या होंगे, सेम। याद रखना, जिनके बीच में भी प्लस हो या माइनस हो या फिर इक्वल हो, उनके यूनिट्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे P और A बाय वी स्क्वायर का यूनिट सेम होगा। तो अगर मैं A को सब्जेक्ट बनाऊं तो मिलेगा P इंटू वी स्क्वायर, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी वी स्क्वायर। इसमें P क्या है, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट, ये डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर की तो हमने पढ़ी है, M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये किसकी है, प्रेशर की। मल्टीप्लाई में कौन है, V का स्क्वायर, V क्या है, वॉल्यूम, क्या लिखा है, V इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट L क्यूब, उसका यहां स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा M का 1, L का माइनस 1, T का माइनस 2, L 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। अब अगर तुम L6 पे देखो या L माइनस 1 देखो तो क्या बन जाएगा, M1 L6 माइनस 1 5 और T माइनस 2, आंसर आएगा M1 L5 T माइनस 2, ऑप्शन ए आएगा। समझ आई बात, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है। सिंपल क्या करना है, दोनों के बीच में प्लस है मतलब दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम। तो हमने P इज इक्वल टू ए बाय वी स्क्वायर लिख दिया, फिर एक को सब्जेक्ट बना के वैल्यू फाइंड करी। अब ये तो अपना आंसर हो गया, लेकिन कभी कभी बोलते हैं इसमें B भी फाइंड करो। तो ध्यान से देखो B है कहां पे, तो B है ना V के पास में है, ध्यान से देखो V और B में माइनस है। अब इनके बीच में माइनस है मतलब इनके यूनिट भी क्या होंगे, सेम, मतलब हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू B, और V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या होगा, L क्यूब। तो अगर इसमें B का फाइंड करने को बोलते तो आंसर क्या आता, तो L क्यूब आता, मतलब ऑप्शन सी हो जाता। अगर B का फाइंड करने को बोलते तो L क्यूब। कभी कभी इस क्वेश्चन को और डिटेल में जाने के लिए बोलते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ A एंड B, फाइंड द रेशियो ऑफ A एंड B। तो पहले हम A फाइंड करेंगे इस मेथड से, फिर B फाइंड करेंगे, फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे। जैसे A क्या मिला हमको, M1 L5 T माइनस 2 डिवाइड बाय B क्या मिला हमको, L क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, M1 L5 में से 3 गए 2T माइनस 2, तो A और B का रेशियो हो जाएगा M1 L2 T माइनस 2। समझ आई बात, लेकिन यहां पे सिर्फ इन्होंने A पूछा है तो खाली A तक करेंगे, B पूछा होता तो खाली B करते, रेशियो पूछा होता तो A भी करते
बी भी करते, फिर दोनों का क्या प्रिंट कर देते, रेशियो। समझ आई बात? तो याद रखना, जिनके बीच में प्लस हो उनका यूनिट सेम होता है, जिनके बीच में माइनस हो उनका यूनिट भी सेम होता है। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो तो बिंदास लेक्चर ना पूछ लेना। क्लियर? अब ये 16 तक है, अब दूसरा वीडियो बना रहा हूं मैं 17 से बाकी वाले क्वेश्चन। ठीक है? ओके, कुछ भी डाउट वगैरह तो बिंदास पूछ लेना क्लास में।